दोस्तों आज एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण फैसला आया है नोटबंदी के बारे में और इस फैसले को सुनने के बाद बहुत सारे लोग ये सोचने लगे हैं कि ये नोटबंदी के बाद होटबंदी का क्या मामला हो गया। तो ये देश के लिए एक 6 साल के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और इसके बारे में हमारे साथ एक अर्थज्ञ श्री विश्वास उदगी साहब हैं और हम उनसे बात करेंगे। वो इस इश्यू पर बहुत कुछ पढ़ते रहे हैं, बहुत कुछ लिखते रहे हैं और जो बड़ा कन्फ्यूजन हमारे समाज में नोटबंदी के ताल्लुक से और इस फैसले के ताल्लुक से पाया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि विश्वास उदगी साहब के जवाब से जो है वो हमारा ज़हन खुलेगा और हम लोग जो है वो सही नतीजे पर पहुँच सकेंगे। श्री विश्वास उदगी साहब, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। तो धन्यवाद। सबसे पहली आपकी 1 मिनट में क्या प्रतिक्रिया जब आपने इस फैसले को सुना या पढ़ा, तो आपके दिमाग में पहली बात, पहला जो है वो सेंटेंस क्या आया? सुप्रीम कोर्ट का ये जो आज का जजमेंट है, ये मैं एक्सपेक्ट करता था और मैंने कम से कम 2 मीटिंग में पिछले हफ्ते में बोल भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट इस देश के प्राइम मिनिस्टर को वो गलत है, ये नहीं बोल सकता। सुप्रीम कोर्ट इस देश के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी वो गलत है, ये भी नहीं बोल सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से हम कोई अपेक्षा नहीं रखते। ये मैंने पिछले हफ्ते में 2 बार पब्लिक मीटिंग में कहा है। मैं इसे क्यों कह रहा था, क्योंकि हमें मालूम है 8 नवंबर 2016 के दिन से उस दिन रात को जब 8 बजे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया, उसके बाद तुरंत 1-1.5 घंटे के बाद मैंने अपने तरीके से मालूमात कर ली कि नोटबंदी एग्जैक्टली क्या है। मुझे वो स्कैम, मैं भाग गया वो स्कैम है। उसके बाद बैंकिंग सिस्टम में वो जिस तरीके से अमल में आ रहा था वो आगे की बात है। लेकिन उसी दिन मैंने तमाम मीडिया को ये कहा कि ये नोटबंदी नहीं है, ये नोट बदली का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जिससे एक बहुत बड़ा स्कैम सामने दिखाई देता है। ये मैंने उसी दिन कहा था। नंबर 1 की बात। दूसरी बात, 100 दिन तो बैंक एम्प्लॉइज और बैंकिंग सिस्टम ने इस स्कैम को झेला है। इस देश की अर्थव्यवस्था ने भी इस स्कैम को झेला है। अभी इस बारे में पूरे 100 दिन मीडिया के सामने मैं बोलता रहा और इसलिए मुझे मालूम है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सिर्फ अमल कर रहा है सरकार की एक अनाउंसमेंट को, और उसका जो रोल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो रोल कहीं फाइनेंस सेक्रेटरी की तरफ से गाइड हो रहा है, मॉनिटर हो रहा है। इसका मतलब भारत सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे हावी हो गई है। तो इसलिए बहुत पहले से ये पता चल रहा था कि ए स्कैम इज इन द ऑफिंग, और स्कैम हो रहा था, वो हम अनुभव कर रहे थे। हमने क्रिटिसिज्म के लिए क्रिटिसिज्म नहीं किया है। उसमें जो कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम काला पैसा ढूंढ के निकालेंगे और वो भी करेंसी नोट में से। नंबर 1 की बात। उन्होंने ये भी कहा था कि टेररिस्टों के हाथ में जो है नोट्स, उसको भी हम ढूंढ के निकालेंगे और सिस्टम में जो काला पैसा है वो पनपने नहीं देंगे। इसलिए हम सिस्टम में अभी डिजिटलाइजेशन वो करेंगे। तो सिस्टम में से करेंसी नोट कम करके हम सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, लोग ये करेंगे। हम टैक्स चुराने वालों को ढूंढ के निकालेंगे, वो करेंगे, और हम काला पैसा कम करेंगे। अभी उनके जो एक ये जो जिसको कहते हैं प्रिजम्पशन जो प्राइम मिनिस्टर के है, इस प्रिजम्पशन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कभी टोका नहीं। फाइनेंस सेक्रेटरी के मुंह से जब कुछ आता था तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने कुछ इंस्ट्रक्शन इशू करते थे, फाइनेंस सेक्रेटरी उनके इंस्ट्रक्शन इशू करते थे। 100 दिन यही लगातार चलता रहा। और प्राइम मिनिस्टर ने जो टीवी पे कहा 8 नवंबर को, उन्होंने कहा कि 100 दिन में अगर मैं गलत हूं तो मुझे चौराहे पे फांसी दे दो। अब वो 100 दिन तो खत्म हो गए, अभी 6 साल हो गए। अब हमने देखा है कि इस देश में संविधान के
अनुरूप कानून बनते हैं, कानून संसद बनाता है, उसी प्रकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कानून 1934 में बना है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी नाम का जो एक जिसको कहते हैं थीसिस लिखा, उस थीसिस से वजह है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जन्म हुआ। 1934 में कानून बना। वो कानून बनाते वक्त भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वॉज हेल्पफुल इन क्रिएटिंग एन एक्ट ऑफ इंडियन फॉर्मेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे चले इसके बारे में भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, हम सब जानते हैं। और 1950 के बाद जो संविधान बना, उसके बाद भी एम्पावरमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और तगड़ा बनाने का काम इस देश के संविधान ने किया है। कानून में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उस कानून में ये लिखा है कि इंडिया का करेंसी कितना होना चाहिए, कितना प्रिंट होना चाहिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, ये आरबीआई के एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रीरोगेटिव है इस देश में। इसका मतलब बहुत साफ है कि भारत सरकार का कोई इसमें रोल नहीं है, ऐसी बात नहीं है, उनका प्रीरोगेटिव नहीं है। रोल कैसे है? जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसीजन लेगा, वो डिसीजन वो इस देश की सरकार को बताएगा कि हम ये करने जा रहे हैं, वो भी इनकॉन्फिडेंशियल, लेकिन डिसीजन होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अब 8 नवंबर का डिसीजन प्राइम मिनिस्टर मोदी का है, ये तो दुनिया जानती है। 8 नवंबर 2016 का निर्णय आरबीआई का नहीं है, ये आरबीआई भी जानती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने जो कुछ आया है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो एक एफिडेविट किया, उसके मुताबिक आज जब जजमेंट आती है, एक महिला न्यायाधीश ने इसको डिसेंट नोट दिया है और उन्होंने नोटबंदी को गलत तरीके से डिसीजन लिया, ये कहा है। लेकिन पूरा जो बेंच है जस्टिस नसीर इनका, उन्होंने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव ने कहा है, मतलब संसद के जो प्रमुख है, मतलब प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो कहा है उसको सही ढंग से आरबीआई ने इंप्लीमेंट किया है और इसमें कोई गलती नहीं की है। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव इज राइट एंड जुडिशियरी इज रॉन्ग। तो जुडिशियरी इज रॉन्ग, ये गलत तरीके से बताया जा रहा है। एक्चुअली इट इज अ प्रीरोगेटिव ऑफ आरबीआई टू इंप्लीमेंट द नोटबंदी। जो डिसीजन उन्होंने लिया नहीं, डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है। तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट बहुत गलत ढंग से कर रहा है कि आरबीआई इज नॉट गाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये साफ बात है। लेकिन यहां पे एग्जीक्यूटिव को सही बतला दिया जाता है और आरबीआई को भी सही ही बतला देने का काम इस सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक बहुत गलत डिसीजन दे रहा है। इस डिसीजन को कोई नई सरकार आती है तो ये डिसीजन निश्चित रूप से बदला जा सकता है। आज हम इस बेंच का जो डिसीजन है, आज जो आया है, जिसमें एक डिसेंटिंग नोट है, वो सही है, लेकिन पूरे बेंच का डिसीजन है वो नोटबंदी को सही कहलाता है। और यही इस देश में आज के तारीख में सबसे दुखद घटना है। 8 नवंबर की घटना एक दुखद घटना थी, एक बहुत बड़ा स्कैम ओरिएंटेड डिसीजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, प्राइम मिनिस्टर का खुद का। वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी डिसीजन नहीं था, कैबिनेट का डिसीजन नहीं था, वो प्राइम मिनिस्टर का खुद का डिसीजन था। क्योंकि अरुण जेटली जी 5 बजे वहां पे आए, ये उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं, मैं 5 बजे बुलाया गया, मैं आ गया। और गवर्नर उर्जित पटेल भी वहां पे 5 बजे गए और 5 बजे जाने के बाद 8 बजे रात को, 8 नवंबर के रात को 8 बजे दूरदर्शन और तमाम जितने भी चैनल्स थे उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 500 के नोट और 1000 के नोट ये 4 घंटे के बाद कागज के टुकड़े बनेंगे। अब ये जब कागज के टुकड़े बनेंगे, मतलब वो उसका वैल्यू जो है 1000 की नोट और 500 के नोट, ये बैंक में जाके मंडे जाओ, मतलब 24 घंटे का एक छुट्टी का दिन है, बाद में आप एक्सचेंज करो 500 के नोट और 1000 के नोट। मतलब आपके घर में अगर 1000 के नोट है, आपके घर में अगर 500 के नोट है, वो बैंक में डालो, बैंक में आपको 500 के नोट वापस देगा, वो पुरानी नोट जाएगी, नई नोट आएगी। 1000 की नोट वापस आएगी नहीं, तो 1000 की नोट एबॉलिश हो गई, 500 की नोट नहीं मिलेगी। लेकिन दोनों 500 के पुराने नोट और 1000 की पुरानी नोट, इसकी जो वैल्यू थी वो पूरे 17 लाख करोड़ की करेंसी की जितनी भी ये वैल्यू थी, उसमें से 500 की नोट
और 1000 के नोट पुराने, दोनों की वैल्यू 86% थी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा इसलिए हम इसको नोटबंदी करते हैं। डीमोनेटाइजेशन मतलब हम 1000 के नोट सिस्टम में से निकाल लेते हैं और इस तरीके से हम एक बैंकिंग सिस्टम में 100 दिन में मतलब 31 दिसंबर 2016 तक अक्रॉस द काउंटर बैंकिंग काउंटर कोई भी बैंक हो एक्सेप्ट कोऑपरेटिव बैंक, और 1 जनवरी 2017 से लेके 31 मार्च 17 तक वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक्सचेंज होगा। ये सेकेंड फेज हो गई। और थर्ड फेज 1 अप्रैल 2017 से लेके 30 जून 2017 जो अब्रॉड जो लोग हैं उनके पास जो नोट है उसको एक्सचेंज करने के लिए, उसको बैंकिंग सिस्टम मतलब पर्टिकुलर आरबीआई में एक्सचेंज करने के लिए वो वक्त दिया गया था। 30 जून 2017 के बाद 17 के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सितंबर 2017 में एक रिपोर्ट दिया कि भाई यहां पे अगर 17 लाख करोड़ के वैल्यू के नोट थे तो 99.3% नोट वापिस आ गए हैं। ये उन्होंने एक ब्यौरा एक रिपोर्ट सितंबर 2017 में दी। इसे ये पता चला कि सिस्टम में जितने नोट थे वो बाहर से अंदर आए, मतलब काला पैसा सफेद हो गया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये बात चल रही थी कि 4 लाख करोड़ की तादाद में मतलब 17 - 4 13 लाख तक कैश रखेंगे, बाकी की कैश की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमको पेटीएम करना है, ये करना है, वो करना है, एटीएम लाना है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वगैरह वगैरह। सो टोटलिटी में जो डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम का एक जो डिजाइन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोल रहे थे वो उनको वहां पे अमल में लाना था। 4 लाख करोड़ की कैश कम करके 13 लाख करोड़ रखना था, लेकिन हुआ उल्टा। बाहर से 4 लाख करोड़ अंदर आया और 17 लाख करोड़ वापस आ गए। 100% अगर पैसा वापस आता है इसमें से काला कौन सा सफेद कौन सा, टैक्स रिटर्न भरने वाले कितने, नहीं भरने वाले कितने, अब कौन बताएगा। गवर्नमेंट ने कहा टैक्स रिटर्न भरने वाले बढ़ गए 100 दिन में, कितने बढ़े भाई? आज की तारीख में भी 6 साल में करीब करीब 7 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, लेकिन 1.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स सही मायने में भरते हैं। 7 करोड़ माइनस 1.5 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले लोग, कम से कम ये 4.5 करोड़ लोग जीरो टैक्स भरते हैं लेकिन टैक्स रिटर्न भरते हैं। इसके मायने क्या होते हैं? और 4 लाख करोड़ कम करने थे ना, तो फिर 17 लाख करोड़ वापस आ गए और 6 साल में अभी 32 लाख करोड़ हो गए। तो सवाल ये है, 1000 की नोट गई, 2000 की नोट आई, वो आना तो नहीं चाहिए थी। उर्जित पटेल जी का सिग्नेचर उस पर ज्वाइन हो गए गवर्नर के हिस्से से, चौथे दिन उन्होंने साइन किए हैं। उसका प्रिंटिंग इतने बड़े पैमाने पे हुआ है कि आज वो गायब है। इलेक्शन आता है, गुलाबी नोट गायब होती है। इसलिए दूसरे एक मोदी जी है जिनका नाम सुशील मोदी है बिहार के, वो पार्लियामेंट में कहते हैं, वो प्रेस के सामने आके कहते हैं 10 दिन पहले कि ये 2000 की नोट ये काला धन रखने वाले, जमाखोरी करने वाले ये लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो मार्केट में दिखती नहीं है। इसको आस्ते 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 कैंसिल कर दो। इसका मतलब और एक नोटबंदी की तरफ उनका वो इशारा है, लेकिन वो 2000 की नोट के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन वो नोटबंदी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। तो ये हुआ 10 दिन पहले। अब जाके मैं ये कह रहा हूं वो 2000 की नोट और जो नई 500 की नोट, इस दोनों का वैल्यूएशन अगर आप देखोगे, आरबीआई का रिपोर्ट खोल के देखो, पिछले साल का, उसके पिछले साल का, मतलब 2020 का, 21 का, 22 का लेटेस्ट रिपोर्ट देखो, उसमें आपको 32 लाख करोड़ के वैल्यू के नोट दिखेंगे। 2000 के नोट और 500 के नोट दोनों का अगर टोटल 32 लाख करोड़ लगाया जाए तो उसमें 87% सिर्फ 2 नोट है। तो यही चीज 8 नवंबर 2016 को थी। 500 की नोट और 1000 की नोट 86% थी। अब 2000 की नोट और 500 की नोट दोनों नए हैं ना, इसकी वैल्यू 87% है।
तो क्या आज के तारीख में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और 80% और 86% का एक बैलेंस तुलना करो, कंपैरिजन करो, तो क्या आप नोटबंदी करोगे? अच्छा, काला पैसा वापस लाओ, कहां से वापस? आरबीआई का कोई भी रिपोर्ट निकाल के देखो, मैं दावे के साथ कहता हूं, आरबीआई ने खुद कहा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 1.5 या 2% से ज्यादा, 2% से ज्यादा फेक नोट्स, या जिसको ब्लैक मनी कह सकते हैं, मतलब जहां पे वो आइडेंटिफाइड बाय द आरबीआई, नॉट अ करेक्ट नोट, जेन्युइन नोट, उसका परसेंटेज सिर्फ 2% है। मतलब आज की तारीख में और उस तारीख में भी, 8 नवंबर 2016 को भी, नोटबंदी के दिन भी 2% से ज्यादा फेक नोट्स नहीं थे। फेक नोट्स का होना पिछले 70 साल में अक्रॉस द बॉर्डर, चाहे वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, चाइना हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, कोई भी अक्रॉस द बॉर्डर जो नोट्स आते हैं अंदर, वो जाली होते हैं, वो फेक होते हैं। ये एलिमिनेशन का एक काम होता है और वो टेररिज्म फैलाने का एक तरीका होता है कि दुश्मन के देश में डंप करते जाओ नोट्स। लेकिन ये कभी भी, यहाँ की जो हमारी अच्छी एजेंसियां हैं उसको ढूंढ के निकालते हैं, यहाँ के गलत प्रिंट करने वाले लोगों को ढूंढ के निकालते हैं, पनिशमेंट करते हैं, और हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अच्छी तरह से गार्डिंग करती है, तो इसका परसेंटेज 2% से कभी ज्यादा नहीं होता। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम। और आरबीआई भी हर उनके रिपोर्ट में ये बताती है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे थे? प्राइम मिनिस्टर काले धन का जो बोल रहे थे, वो तो स्विस बैंक में काला धन है, उसके बारे में बोल रहे थे, वो तो 15 लाख आए नहीं। काला धन असल में देखा जाए, मैं इकोनॉमिस्ट हूं या मैं बैंकर हूं, मैं बैंकिंग सिस्टम में 40 साल हाईएस्ट लेवल पे भी काम कर चुका हूं। मुझे ये अच्छी तरह से मालूम है कि बैंकिंग सिस्टम में काला धन नोट के हिसाब से 2% भी नहीं है। लेकिन काला धन कहां पे होता है? काला धन होता है रियलिटी सेक्टर में, काला धन होता है जमाखोरी में, काला धन होता है आर्म्स ट्रेडिंग में, काला धन होता है आपके जिसे कहते हैं स्किन ट्रेडिंग में, जिसको वेश्या व्यवसाय कहते हैं, स्किन ट्रेडिंग। ये इंटरनेशनल लेवल में बहुत पैसा दे। और ड्रग ड्रग ट्रैफिकिंग, एफिम हो, कोकेन हो, ये सारे मामले जो है, इनमें काला धन यहां से वहां होता है, अक्रॉस द बॉर्डर होता है। और काला धन पनपने वाले ये सेक्टर्स हैं, जैसे मैंने कहा टेररिज्म उसी में काम करता है। टेररिज्म आज के जमाने में डॉलर हाथ में रखेगा, क्रिप्टो हाथ में रखेगा, रुपया क्यों रखेगा? क्योंकि टेररिज्म ये तो इंटरनेशनल है। तालिबान आज सबसे टेररिस्ट स्टेट है, दुनिया भर का सबसे बड़ा टेररिस्ट स्टेट भारत के नजदीक है, और वो हाल में आ गया है, 8 नवंबर के बाद में आया है। वो कश्मीर में भी तकलीफ देता है, वो पीओके के बॉर्डर पे तकलीफ देता है, और वो सिर्फ अफगानिस्तान नहीं, तो चाइना से भी टेररिज्म आता है, ब्रह्मदेश से भी टेररिज्म आता है, सिलोन से भी आता है, पाकिस्तान से भी आता है, कहां से नेपाल से आता है। टेररिज्म ये अक्रॉस द बॉर्डर है। उसके हाथ में आज एक क्रिप्टो करेंसी है, जहां पे कहीं ना कहीं किसी भी देश में वो रेगुलेटेड नहीं है, वहां पे कहीं टैक्स पे का सवाल नहीं है, लेकिन वो ट्रेडेबल है, उसे खरीदा जा सकता है, लिया जा सकता है। हाँ, नोट्स भी होते हैं, लेकिन वो डॉलर होते हैं। इसलिए इस देश के प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ गलत चीजें कही है, वो गलत ही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर को गलत नहीं कहा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गलत नहीं कहा, और एक निर्णय दिया कि एग्जीक्यूटिव एक पॉलिसी तय करता है, उस पॉलिसी को आरबीआई इंप्लीमेंट करती है, और सुप्रीम कोर्ट ने ताली बजा के उसको सपोर्ट किया है। आज के तारीख में सुप्रीम कोर्ट ने 70 साल में या 75 साल में इतना गंदा डिसीजन, इतना गलत, संविधान के खिलाफ जो डिसीजन दिया है, इसे शर्म से हमारी हम शर्म से चूर चूर हो गए, क्योंकि इसमें कानून की धज्जियां उड़ाई गई है। इसमें 58 जो अपील थे वो खारिज हो गए। मैं खुद मुंबई के हाईकोर्ट में मेरा एक अपील था 2017 की शुरुआत में, मैंने भी चैलेंज किया था, लेकिन वो एडमिट ही किया गया। उन दिनों में एडमिशन भी नहीं होता था, लेकिन बहुत कुछ दबाव आने के बाद पिछले साल
कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया हम इनको सुनेंगे, लेकिन सुनने के बाद क्या हुआ, आज का डिसीजन आ गया। हम बहुत खेद के साथ कह सकते हैं कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट, जो एक जमाने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने निर्माण किया था इसका, स्वतंत्र भारत में सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे अच्छे निर्णय आए हैं, लेकिन पिछले 8 साल में इतने सारे गंदे और संविधान के खिलाफ निर्णय आए हैं, इसलिए देश की जो जमहूरियत है वो खतरे में है। संविधान तो खतरे में है ही, लेकिन संविधान के जरिए जो कानून बनाए गए, जैसे 3 कृषि कानून गलत थे, 4 लेबर कोड गलत है, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर के बैंक या पब्लिक सेक्टर बेचे जा रहे हैं गलत तरीके से, 6 लाख करोड़ एसेट मोनेटाइजेशन प्लान बता रहे हैं, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस है। यहां कहीं भी संविधान का सपोर्ट नहीं है, संसद का सपोर्ट नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और नीति आयोग और दीपम ये आज का आरबीआई, ये सारे ये डिसीजंस एडमिनिस्ट्रेटिवली अमल में आ रहे हैं। ये बहुत ही एक जिसको मैं कहूं फैसिज्म की तरफ जाने वाला एक हमारा देश है। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर का हाथ रोकना चाहिए, संसद गलत कर रहा है तो सुओ मोटो केसेस लेना चाहिए, उसके बजाय आज एक गलत डिसीजन आया है। और हमको जमहूरियत को इसके खिलाफ खड़ा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे वाले आने दिन अगर ये डिसीजन इस तरीके से आते रहे तो इस देश में फैसिज्म आना दूर नहीं है। और इसलिए इस साल की जो शुरुआत है 2 जनवरी आज की तारीख में, मैं कहता हूं कि मैं 8 नवंबर से लेके कायम हर बार सब जगह लिखता आया हूं, बोलता आया हूं कि नोटबंदी ये सबसे खतरनाक स्कैम था। और मैं आज भी कहता हूं, आज वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसमें पिछले 1 फरवरी 2022 को फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा हम डिजिटल करेंसी का एक प्रयोग करेंगे, जिसको पायलट प्रोजेक्ट वो आया है, उसके हिसाब से आरबीआई को ये काम दिया है। आरबीआई ने 4 बैंकों में इसको लागू किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स, सिक्योरिटी आइटम्स और आरबीआई के बॉन्ड्स और सिक्योरिटी आइटम, इसका ट्रेडिंग 4 बैंक करते हैं। आम आदमी के हाथ में डिजिटल रुपया करेंसी आया नहीं है, लेकिन 1 फरवरी 2023 को बजट जब आएगा तो पिछले बजट में जो हुआ उसके आगे क्या, ये निर्मला जी को बोलना पड़ेगा। उस वक्त अगर वो गलती हो गई तो 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी की गलती फिर से एक अनदर स्कैम इज इन द ऑफिंग। आज के तारीख में 32 लाख करोड़ की कैश, जिसको सपोर्टिंग गोल्ड स्टैंडर्ड, करेंसी एसेट्स, फॉरेन एक्सचेंज, ये सारी बातें, इसके हिसाब से नोट कितना प्रिंट करना है, कॉइन्स कितने मिंट करने हैं, ये तय होता है। जेम्स अपना ट्रंप ने डॉलर बेहिसाब छाप दिए, दैट इज इन्फ्लेशन। बेहिसाब छाप दिए डॉलर अमेरिकन गवर्नमेंट ने। उसी प्रकार इस देश में 17 लाख करोड़ की करेंसी अभी 32 लाख करोड़ होती है। एंटायर ब्लैक हैज बिकम व्हाइट। 7 करोड़ के रिटर्न्स हैं, लेकिन 1.5 लाख रिटर्न्स में ही सिर्फ टैक्स भरा जाता है। और जो अभी एसेट बना ही नहीं, वो क्रिप्टो करेंसी, उस पर 30% टैक्स निर्मला जी ने लगा दिया है, जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी यार्डस्टिक हमारे पास नहीं है। और वो जब रेगुलराइज बन जाएगा इसी आरबीआई के तहत, तो फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट, ये आरबीआई का कानून है इसलिए इसके खिलाफ हम नहीं जा सकते, ये बोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है। ये बहुत दुख की बात है कि कानून बनाने वाला संसद, यहाँ के सांसद नहीं बोलते, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पर स्टैंड नहीं लेता सिवाय राहुल गांधी। इस पर सारे लेफ्ट पार्टीज, कांग्रेस पार्टी या जो भी इस देश की डेमोक्रेसी चाहते हैं, इन सबको रास्ते पे आके आवाज उठाने चाहिए। इतना बड़ा ये सुप्रीम कोर्ट का गलत डिसीजन है और इसके खिलाफ आवाज बुलंद करके 2024 में मोदी सरकार, जब तक वो बाहर नहीं भगा दिया जाता, तब तक ये गलत चीजें सुप्रीम कोर्ट जो आज कर रही है उसको ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसी पर एक अलग डिसीजन ये सरकार जाने के बाद यही सुप्रीम कोर्ट देगा, अब तब वो अलग भाषा में बोलेगा। इसलिए संविधान, संसद, डेमोक्रेसी ये सबसे ऊपर है। और ऑटोनोमस बॉडीज 11 है, उसमें से सुप्रीम कोर्ट एक ऑटोनोमस बॉडी है
लेकिन उसकी ऑटोनॉमी जब 8 नवंबर को नोटबंदी लागू की तभी से गई। और मैं समझता हूं तब से लेके अब तक सारे इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट का बाद हम इलेक्शन कमीशन लेते हैं। जो आदमी रिटायर हुआ आईएएस, उसको 2 दिन के छुट्टी के बाद, रिटायरमेंट के बाद अगर इलेक्शन कमिश्नर बनना है, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट आज नहीं बोल रहा है। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। तो कैसे हम अपेक्षा करते हैं कि इलेक्शन सही ढंग से होगा? कैसे हम अपेक्षा करते हैं ये सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमिश्नर को गलत साबित करेगा? सुप्रीम कोर्ट अगर प्राइम मिनिस्टर को गलत नहीं साबित करता, सुप्रीम कोर्ट अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर को साबित नहीं करता गलत है, सुप्रीम कोर्ट अगर फाइनेंस सेक्रेटरी शक्ति, जो आज के जो गवर्नर है, उनको नहीं कर शक्तिकांता दास, उसको फाइनेंस सेक्रेटरी का रोल वो भी क्वेश्चनेबल था। आज वो खुद गवर्नर है। ये सारी चीजें अगर संविधान के खिलाफ चल रही है तो मैं समझता हूं अब लोगों को, संसद काम नहीं कर रही, सुप्रीम कोर्ट काम नहीं करके विश्वास कहां पर रखे? हमारा विश्वास संविधान पर है। इसलिए संविधान को बरकरार रखने के लिए लोगों को रास्ते पे आके एक बहुत बड़ा अलायंस बनना जरूरी है। ये मेरी सोच। ये जो 6वें साल में, मतलब 17 साल के 16 साल के बाद 22 में आया केस, तो इसको अभी उनको रफा दफा करना है। केस को रफा दफा करना है, इसलिए इसको सुनवाई करके उसको खत्म कर दिया है। ये चीज अगले साल नहीं कर सकते थे क्योंकि अगले साल इलेक्शन के ये साल है। और इसलिए 6 साल में जो नुकसान हुआ वो तो नुकसान लोगों को भुगतना पड़ा, वो नुकसान पूरी इकोनॉमी को भुगतना पड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी इकोनॉमी ये कैश बेस्ड इकोनॉमी है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है कि हमारे फार्मर्स ये कैश पर ही काम करते हैं, हमारे रिटेलर्स ये कैश पर काम करते हैं। एंटायर होटलिंग सिस्टम, टूरिज्म सिस्टम, रिटेल व्यवसाय जो है, जो 6 करोड़ के तादाद में छोटे रिटेलर्स है इस देश में, हमारे छोटे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो, और हमारे होलसेलर्स है, ये सारे कैश का व्यवहार करते हैं। तो इंडस्ट्री हो, सर्विस सेक्टर हो, रिटेल सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या फार्म सेक्टर हो, 75% ऑफ द इकोनॉमी के जो ट्रांजैक्शंस है वो कैश बेस्ड है। नोटबंदी ये एक हथियार था कि इन सब लोगों को मार दिया जाए और लोगों की कैश सिस्टम में लाके इसको 2-4 लोगों के हाथ में डाले। तो एसेट्स, जैसे हम जानते हैं कि हम दो हमारे दो, अरे कौन दो है भाई? कौन 2 लोगों को चलाते हैं? कौन दो लोगों को चलाते हैं? हमें सवाल का जवाब मिल गया 6 साल के बाद। इस देश के कारपोरेट्स इस देश की राजकीय व्यवस्था को चलाते हैं। उनके हाथों में देश की सारी पूंजी, एसेट्स इंक्लूडिंग कैश, इसका कब्जा आ गया है। कोरोना ये नोटबंदी के बाद यही तो स्कैम है। लोगों के हाथ की कैश, सारी 11 संस्थाएं, ऑटोनमस बॉडीज और देश का एसेट्स नोटबंदी के बाद जीएसटी लाने में आसानी हो गई। और छोटे उद्योगों को मारने के बाद बड़े उद्योग उनको निगल जाते हैं, टेक ओवर करते हैं, अमलगमेशन करते हैं, मोनोपोली बढ़ती है। मोनोपोली जो है वो 2-3 लोगों की बन गई है। वो मोनोपोली, पॉलिटिकल मोनोपोली जिनकी है, तो कौन किसको चलाता है? पॉलिटिकल मोनोपोली ने मोनोपोलिस्टों को जन्म दिया, जिसमें से एक गौतम अदानी आज दुनिया का नंबर 2 का अमीर बन गया। मैं सवाल उल्टा पूछता हूं, भाई आप बताइए, एलन मस्क का टेस्ला इंजीनियरिंग ये सबसे बड़ा कंपनी है, दुनिया जानती है, इसलिए वो अमीर आदमी है। फेसबुक का मार्क जुबेर दुनिया का एक टॉप 5 में कंपनी है। Alibaba.com एक टॉप कंपनी है जिसको जैक मा चाइनीज ओन करता है। हम जानते हैं जनरल फोर्ड क्या है, हम जानते हैं फोर्ड कंपनी, हम जानते हैं बोइंग, ये दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन वो गौतम अदानी, इसकी कौन सी बड़ी कंपनी है? सब उसकी कंपनियां मिला लो तभी वो टेस्ला का मैचिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए एसेट्स तो उसने बनाए, संपत्ति तो उसने बनाई। नोटबंदी कुछ लोगों की संपत्ति बनाने में एक कामयाब स्कैम रहा है। एसेट्स मोबिलाइजेशन कुछ लोगों के हाथ में हुआ, वो अमीर बन गए,
कोरोना के वक्त, लेकिन नोटबंदी जिस ढंग से हो रही है उसी से सारे बैंकिंग सिस्टम, सारे फाइनेंशियल सेक्टर, मार्केट, इसके ऊपर कब्जा दो लोगों का हो रहा है। इसके लिए आसानी से आरबीआई उनको सहूलियत दे रही है और पॉलिटिकल मास्टर्स और कारपोरेट मास्टर्स दोनों साथ में मिलके अमीर हो रहे हैं। दो और दो नहीं, कौन दो, किन दो लोगों को आगे बढ़ाते हैं इसमें एक तो दुनिया भर का नंबर 2 का अमीर बन गया, लेकिन हम नहीं बता सकते हैं 2024 के बाद ये नंबर 2 का अमीर भारत का भी नंबर 1 का अमीर रह सकता है क्या? अगर उन दो में से दोनों चले गए तो इन दो में से एक तो भाग ही जाएगा। आज की तारीख में फाइनेंशियल सेक्टर में जो हो रहा है वो बारीकी से देखना जरूरी है। यहां पे क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं डॉक्टर सलीम खान जी, यहाँ पे क्रोनी कैपिटलिज्म के आगे जाके क्रिमिनल कैपिटलिज्म इज बीइंग प्रैक्टिस। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एसेट्स आर इजीली बीइंग ट्रांसफर्ड टू ए और बी और सी, और वो आदमी अमीर बन रहे हैं। इसलिए देश में विषमता है। तो 1% पीपल इन इंडिया आर कंट्रोलिंग 97% ऑफ द एसेट्स ऑफ इंडिया। ये जो विषमता है, ये विषमता, इसकी शुरुआत नोटबंदी है, इसका अगला पहल जीएसटी है। और इसलिए जब डिजिटल रुपए की बात आएगी वो सबसे बड़ा स्कैम होगा, विच इज इन द ऑफिंग इन 2023 बजट में। उसको अगर शेप दिया जाता है तो इस देश के इकोनॉमिस्ट, इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज, इस देश के इंटेलेक्चुअल क्या गाजर हलवा खाते बैठेंगे या रास्ते पे आएंगे? ये सवाल है। इसलिए नोटबंदी का आज का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का वो शर्मनाक है, वो हमें शर्म करता है। लेकिन अगर हम इस देश में जमहूरियत, जो लोकशाही चाहते हैं, डेमोक्रेटिक चाहते हैं, तो संविधान बरकरार रखो। हम इस देश का पाकिस्तान नहीं होने देंगे, हम इस देश का तालिबान अफगानिस्तान नहीं होने देंगे, हम इस देश का नेपाल और श्रीलंका और बांग्लादेश भी नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा देश इस संविधान के कारण डेमोक्रेटिक है। और वो डेमोक्रेसी अगर सुप्रीम कोर्ट जतन नहीं कर पाता तो हमें लोगों की आवाज बढ़ानी चाहिए, तब जाके सुप्रीम कोर्ट के जज, कम से कम आज एक जज ने तो एक डिसेंट नोट दी है और कहा कि नोटबंदी गलत थी। हम उस महिला न्यायाधीश का सम्मान करते हैं। एक महिला ने ये एक बहुत अच्छा निर्णय दिया, डिसेंट नोट दिया, हम उनका सम्मान करते हैं कि उन्होंने हमारी लाज राखी है। लेकिन बाकी जो बेंच ने जो डिसीजन दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने वो क्लीन चिट दी है आरबीआई को, और क्लीन चिट दी है मोदी जी को, और क्लीन चिट दी है फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी शक्तिकांता दास को, तो हम इसकी निंदा करते हैं। जी, जी, बहुत शुक्रिया विश्वास उदगी साहब। तो दोस्तों ये थे हमारे मशहूर बैंकर और अर्थतज्ञ विश्वास उदगी साहब, जो अपने दिल की बात आपके सामने रख रहे थे। हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरा जो स्कैम है नोटबंदी के नाम पे जो किया गया और आइंदा जो जो प्लानिंग हो रही है उसके बारे में आपको सही मालूमात मिली होगी और सही ज्ञान आपको मिला होगा। हम फिर कभी विश्वास उदगी साहब से इस तरह के प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। इसलिए आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, विश्वास उदगी साहब का भी शुक्रिया और धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।